तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, देखिए है क्या, यहाँ पर एक साइंटिस्ट होते हैं फेराडे, साइंटिस्ट हैं फेराडे, स्पेलिंग देख लेना नाम की जो भी है। साइंटिस्ट है फेराडे, उन्होंने सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एक्सप्लेन किया और डिवाइड किया। उन्होंने क्या देखा, जनरली तो हमने देखा कि हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है जनरली 3 टाइप का होता है, वैसे तो 5 टाइप का है, जनरली कितने टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन उन्होंने जो सब्सटेंस है उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, हुआ क्या, इन्होंने जब अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए तब देखे, उन्होंने क्या देखा कि निकिल, आयरन, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंसेस में या एलिमेंट्स में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखी। उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखी, उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ यही ऐसे एलिमेंट नहीं हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, इसके अलावा भी और सब्सटेंसेस हैं जिनमें डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे 3 टाइप के, पहला था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा था डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और थर्ड था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हालांकि आगे चल के हमें फेरो के बाद फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक भी देखने को मिले। मेनली इन्होंने इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं भाई क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, क्या होते हैं डायामैग्नेटिक और क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक। उन्होंने क्या किया, इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस मैग्नेटिक फील्ड में इनका जो बिहेवियर उन्होंने दिखाई दिया फेराडे को, उसी बिहेवियर के बेस में उन्होंने इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पैरा, डाया और फेरो। उन्होंने देखा कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उन्होंने कहा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या देखे, उन्होंने कुछ सब्सटेंस ऐसे देखे कि मैग्नेटिक फील्ड में वो या तो रिपेल हो रहे हैं या उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दो सब्सटेंसेस which repel or no effect in magnetic field, such substances are called diamagnetic substances। तो जो या तो रिपेल हुए हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा मैग्नेटिक फील्ड में, उनको डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस उन्होंने नाम दिया। ये आइदर रिपेल और नो इफेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर फेरोमैग्नेटिक की बात आई। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो बिहेवियर होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के समान ही होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, इंटेंसिटी का होता है। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, आपके जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हों, और
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया इन 3 पार्ट्स पर। अब बात आती है कि भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये किस प्रकार से बना। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैसे ओरिजिन होती हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म कि भाई पैरामैग्नेटिज्म का कहाँ से ओरिजिन होता है और क्यों कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है, क्यों बनता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि अगर किसी भी कंपाउंड में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिले, कुछ का जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से हैं, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, इन्हीं की वजह से कोई प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो अगर हम देखें कि कैसे पैरामैग्नेटिज्म ओरिजिन होता है, अब देखो होता क्या है, हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा बीएससी पार्ट 1 का और 12th का 11th का याद होगा, तो वहाँ हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। जिस तरह से हमारी अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं लगातार। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स 2 तरह का मोशन करता है, 2 तरह का मोशन करता है। एक तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। तो अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन 2 तरह से रोटेट कर रहा है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा है और अपने एक्सिस पर, जैसे लट्टू घूमता है, लट्टू घूमता है, टॉप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टॉप कहा जाता है। तो लट्टू अपने एक उस पर नीचे से एक एक्सिस टाइप का कील लगी, इसको नॉर्मल भाषा में बोले तो कील लगी, तो जैसे लट्टू घुमाते हैं वो अपनी कीली पर या कील पर रोटेट होने लगता है, वही उसका एक्सिस। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है और न्यूक्लियस के चारों ओर भी लगातार रोटेट करता रहता है। ऐसे ही हमारी अर्थ भी 2 तरह से मोशन करती है। एक तो आपका जो सन है, सन के चारों ओर रोटेट करती है, साथ ही साथ अर्थ हमारी अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती रहती। आपने लट्टू अगर घूमते हुए देखा होगा तो लट्टू एक तो ऐसे घूमता रहता है, साथ ही साथ घूमते ऐसे भी तो घूमता रहता है चारों तरफ, यानी अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है और इस तरह से भी वो चक्कर काटता रहता है। ऐसे ही चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे अर्थ भी 2 तरह से मोशन करती है, एक्सियल मोशन करती है और आपके सन है, सन के चारों ओर भी रोटेट करती रहती है। सन के चारों ओर घूमती है अर्थ, उसकी वजह से ईयर्स होता है, ईयर होते हैं, इनमें मौसम चेंज होता है। हम कहें तो कभी सर्दी है, कभी गर्मी, कभी वर्षा है, बारिश है। तो ये किसकी वजह से, अर्थ न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही है, अर्थ न्यूक्लियस नहीं इन द सेंस सन के चारों ओर घूम रही है। और दिन और रात होते हैं किसकी वजह से हैं, सन अपने एक्सिस पर रोटेट होती है, अपने 24 घंटे में एक चक्कर काट लेती है और एक दिन और रात हो जाता है। लेकिन पूरा 1 साल में क्या होता है, 365 1/4, इतने डेज में 1 वर्ष होता है, यानी एक चक्कर काट पाती है हमारी अर्थ। अब ये तो अर्थ उसकी बात है हमारी सोलर सिस्टम की, हम फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 तरह से मोशन करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं और एक्सिस पर भी घूम रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल कहीं पर रोटेट करेगा, अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है।
तो देखो भाई इलेक्ट्रॉन दो तरह से रोटेट कर रहा है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर, यहाँ से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, यहाँ पर भी इस मोशन की वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की, क्या करेंगे, ये इस मैग्नेटिक मूवमेंट और इस मैग्नेटिक मूवमेंट को दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाता है। तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है एक टिनी मैग्नेट, छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, उसकी तरह बिहेव करने लगता है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, अब अगर कहीं पर एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेसिकली होता क्या है, पैरामैग्नेटिज्म जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस में देखने को मिलता है जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही पैरामैग्नेटिज्म जनरेट होता है। तो कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो लगातार रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करने की वजह से वहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और उस मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर शो करता है। अब यहाँ पर देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, अगर कहीं पर एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी भी सब्सटेंस में एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी टू टाइप का मोशन करेंगे, और टू टाइप के मोशन से क्या करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए कहीं पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट, इनका टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट दो तरह से प्रोड्यूस करेगा, ये दो तरह से ये प्रोड्यूस करेगा, दो तरह से ये भी प्रोड्यूस करेगा। तो क्या करेंगे, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका, इन तीनों का मैग्नेटिक मूवमेंट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आएगा वो किसी एलिमेंट का कहलाएगा, जिस एलिमेंट में ये मौजूद होंगे उस एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट कहलाएगा। तो देखो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो बात अलग है, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ इस तरह से रेंडमली कहीं पड़े होते हैं, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ये जाकर एकदम से अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस तरह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का ओरिजिन होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। अब देखिए इस पहले देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। हमने पता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आता किसकी वजह से है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी भी सब्सटेंस में, किसी एलिमेंट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर एक चीज़ ये भी है, अगर कहीं पर हज़ारों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, हज़ारों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड आ गया तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर देगा। लेकिन अगर सभी के सब पेयर्ड हैं, कहीं पर भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कैसा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब देखिए अनपेयर्ड था तब तो कैसा था, पैरामैग्नेटिक था। अब आपको लग रहा हो कि सर जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था, तो को पेयर्ड होने के बाद रोटेट नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। इलेक्ट्रॉन चाहे पेयर्ड हो चाहे अनपेयर्ड हो वो रोटेट ज़रूर करेंगे। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक, ये ले लिया, कोई एक ऑर्बिटल है, ये कोई ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अब देखो ये अब रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी रोटेट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ उठा लिया, इस वाले को हमने यहाँ उठा लिया। देखो ये भी 2 टाइप का मोशन करेगा और ये भी 2 टाइप का मोशन करेगा।
न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करेगा और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करेगा, ये भी न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करेगा और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करेगा। जब ये रोटेट कर रहा है तब ये भी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करे। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन ये भी है, चार्ज पार्टिकल ये भी है, चार्ज पार्टिकल ये भी है, ये भी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। तब तो सर डबल होना चाहिए था पैरामैग्नेटिक करेक्टर, कि वहाँ इकलौता इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा था मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड में, तब वो पैरामैग्नेटिक हो गया। यहाँ तो ये भी प्रोड्यूस, दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों प्रोड्यूस ज़रूर कर रहे हैं, रोटेट दोनों हो रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स दोनों रोटेट हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। तो ये भी रोटेट है, ये भी रोटेट कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो होता क्या है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बिल्कुल इक्वल होगा लेकिन जस्ट अपोजिट होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, लेकिन कैसा होगा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। तो क्या होगा, अगर कोई भी चीज़, जैसे हमने कहा एक इधर से फोर्स लग रहा है किसी भी चीज़ पे, इधर से भी दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है। जैसे ये हमने यहाँ रख लिया कुछ भी, ठीक है, ये हमने क्या किया, इधर से फोर्स लगा रहा है और कोई व्यक्ति इधर से भी दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाया जा रहा है। तो बताइए इधर ये किधर मूव करेगा, नेट मूवमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि भाई दोनों तरफ से फोर्स तो लग रहा है लेकिन कैसा, अपोजिट है और इक्वल है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो मूव नहीं करेगा। यहाँ पर भी क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट तो है, इक्वल है दोनों का, ये भी लेकिन कैसा है, ऑपोजिट है, इसलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा हो जाता है आपका, ज़ीरो हो जाता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो हो गया तो इसमें पैरामैग्नेटिज्म होगा ही नहीं, डायमैग्नेटिक करेक्टर ये शो करेगा। तो डायमैग्नेटिक में क्या हुआ कि भाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे थे, रोटेट करने की वजह से उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमें ज़ीरो मिला। यही वजह है कि ये डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, डायमैग्नेटिक करेक्टर शो करते हैं और इस तरह से सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अगर फेरो की बात करें हम, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो वहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो कहानी हमारी पैरामैग्नेटिक में थी वही कहानी फेरोमैग्नेटिक में है, लेकिन अंतर क्या होता है, वहाँ ह्यूज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिस वजह से वहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया जो सब्सटेंस होगा वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिस वजह से वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आयरन का टुकड़ा आप मैग्नेट के सामने रखिए, मैग्नेटिक ले लीजिए, उस सामने आयरन का टुकड़ा रखिए आप, तो क्या करेगा, आयरन का टुकड़ा एकदम मैग्नेट से जाकर चिपक जाता है। इसका मतलब वो कैसा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इतनी तेज, इतनी फास्ट वहाँ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है कि स्ट्रांगली सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। होता क्या है, वहाँ पर इकट्ठे बहुत सारे होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनको वो इकट्ठे होते हैं, वो रैंडमली अलाइन होते हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे रैंडमली अलाइन है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तुरंत ही ये जो रैंडमली अलाइन थे सब्सटेंस, जो रैंडमली अलाइन पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, वो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सब के सब अलाइन हो गए, कुछ इस तरह से एक साथ, इस तरह से। तो ये इस वजह से एक साथ मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो फैराडे के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप के थे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक करेक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है
अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी सब्सटेंस में तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर किसी में सारे के सारे पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा क्वांटिटी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, डायमैग्नेटिक तो रिपेल होते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में।